और जो नतीजे आए हैं वो हालात से परे हैं। तो जो हुआ है उस पर आकलन तो हम करेंगे ही। क्या इलेक्शन कमीशन को आकलन करना पड़ेगा कि हमारी सुनवाई हुई कि नहीं हुई, फ्री एंड फेयर चुनाव था या नहीं था। तो महाराष्ट्र की जनता को ये पता होना चाहिए कौन उनके मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कि जिस भरोसे पे उन्होंने मत दिए हैं उस भरोसे का पालन होना चाहिए। ये हमारे नेताओं की राय है। हम चुनाव के लिए उचित रणनीति बनाने में भी विफल रहे हैं, कांग्रेस का ये कहना है। हमें लगता है कि महाराष्ट्र में ईवीएम सत्ता में आई है, लेकिन एमवीए मतलब, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में हम लोग परिस्थिति देख रहे थे, जो जनता के बीच आक्रोश देख रहे थे, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो और किसानों का जो दर्द था वो दूसरी तरफ झलक रहा था। इतनी जनसभाएं हुई, लोगों की भारी भीड़ उमड़ना दिखा रहा था कि कहीं न कहीं ये कांटे की टक्कर होने वाली है। सारे एग्जिट पोल्स भी यही दिखा रहे थे, सारे सर्वेज भी ये दिखा रहे थे और जो नतीजे आए हैं वो हालात से परे हैं। तो जो हुआ है उस पर आकलन तो हम करेंगे ही। और जिस तरीके से जनता ने इतनी भारी बहुमत से 90% स्ट्राइक रेट, आई डोंट थिंक सो इतने इतिहास में हमने, आफ्टर जो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट्स आती थी उसके बाद हमने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं हमें आकलन भी करना पड़ेगा कि क्या क्या गलतियां हुई हैं। क्या इलेक्शन कमीशन को आकलन करना पड़ेगा कि हमारी सुनवाई हुई कि नहीं हुई, फ्री एंड फेयर चुनाव था या नहीं था। तो ये सारी चीजें एक मजबूत मैं मानती हूँ प्रजातंत्र के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इलेक्शन कमीशन शुड बी अबव ऑल डाउट्स कि प्रजातंत्र की अगर नियम कानून पालन करने हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, बाकी आकलन हम करते रहेंगे। मैम, इस बार महाराष्ट्र में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं होगा। बीजेपी बावनकुल भी ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस और विपक्ष के गलत कामों का ही नतीजा है कि कोई भी विपक्ष का नेता। जहां तक मेरी समझ है, अगर एक प्री पोल अलायंस इतने सीट्स ले आती है जहां पर विपक्ष का नेता बन सकता है, एक प्री पोल अलायंस, तो विपक्ष का नेता बनता है। सिंगल पार्टी मेजोरिटी की जगह एक प्री पोल अलायंस गया था, तो उसके हिसाब से नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए। पर अगर नहीं बनता है तो जैसे देश ने देखा 303 लाने के बाद क्या क्या घटनाएं देश में हुई हैं जिसकी वजह से आज मोदी जी 240 पर हैं, तो वहां की भी जनता फिर तय करेगी। एकनाथ शिंदे जी की अध्यक्षता में बैठक हुई है सभी पार्टी के नेताओं की, और सभी पार्टी के नेता चाहते हैं कि उन्हीं का जो पार्टी का नेता है वो मुख्यमंत्री बने। हालांकि 3 बड़े चेहरे हैं जो आपस में डिसाइड करके मुख्यमंत्री का होगा। 26 तारीख है, 26 तारीख से पहले निर्णय लेना जरूरी है क्योंकि 26 तारीख इज द लास्ट डेट ऑफ द टर्म टू एंड। तो उससे पहले कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये इस पे चर्चा, क्या डिसीजन हो जाना चाहिए। मैं मानती हूँ महाराष्ट्र की जनता को ये पता होना चाहिए कौन उनके मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कि जिस भरोसे पे उन्होंने मत दिए हैं उस भरोसे का पालन होना चाहिए। आपस में जो खींचतान हम देख रहे हैं इस अलायंस में, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये खींचतान बंद होकर महाराष्ट्र के हितों के लिए काम होगा। महाराष्ट्र में बढ़ती महंगाई हो, महिला सुरक्षा हो, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो, किसानों का दर्द हो, बेरोजगारी हो और जो इकोनॉमी है उस पर ध्यान देकर आगे की रणनीति बनेगी। मैम, उत्तर प्रदेश के संभल में घटना हुई है जब मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान टीम पहुंची थी, उस पर पथराव किया गया, उनकी गाड़ियां जला दी गई, 20 लोगों को करीब हिरासत में ले लिया गया है। कुछ लोगों की मौत भी हुई है जो प्रदर्शनकारी थे, और इसके साथ ही इंटरनेट सेवाएं भी वहां पर बंद हैं। बहुत ही दुखदाई है कि अभी भी यही बंटवारे की सोच से ये लड़ाई लड़ी जा रहे हैं। जिस तरीके से प्रोवोकेशन हो रहा है और वायलेंस देख रहे हैं, इट्स शेमफुल। और जो भी इस लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस फोर्सेस पे अगर किसी तरीके का हमला हुआ है तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री से उम्मीद करती हूँ कि मुख्यमंत्री जो सारे देशों में जा जाकर प्रचार करते हैं वो अपने राज्य में सतर्कता से काम करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर को फिर से बहाल करेंगे। रामगोपाल यादव हैं सपा सांसद, उनका कहना है जब पुलिस इस तरीके की कार्रवाई करेगी तो पथराव तो होगा ही। मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी क्योंकि मैं मानती हूं कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अगर इस तरीके से नाजुक है तो उस समय पे कोई भी जल्दबाजी में कोई वक्तव्य देना, मैं मानती हूं कि इट विल अननेसेसरली टेक अस इनटू अनदर राउंड ऑफ वायलेंस। वो मैं इसमें जाना नहीं चाहती हूं। उम्मीद करती हूं कि मुख्यमंत्री अपने धर्म का पालन कर लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को पर ध्यान देंगे और जल्द से जल्द पीस बहाल होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि जब एक बार सर्वे हो चुका था तो दोबारा टीम क्यों भेजी गई, और वो भी बिना व्यवस्था के। खास कहीं ना कहीं ये जो चुनाव हुआ उससे ध्यान भटकाने के लिए सब किया गया। तो इस तरीके का जो प्रोवोकेशन हम देख रहे हैं बार बार, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी
ये कहा था जब राम मंदिर का डिसीजन हुआ था कि इसके बाद और कोई मस्जिद हो मंदिर हो उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। फिर भी हम देख रहे हैं एक सिंक्रोनाइज पैटर्न में बार बार कोर्ट्स को जाया जाता है, कोर्ट से कहा जाता है कि इस मस्जिद के अंदर मंदिर है और उस पर सर्वेक्षण होना चाहिए। तो ये जो प्रोवोकेशन की बातें हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं सारे गवर्नमेंट्स को, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलकर और खास करके केंद्र सरकार को करना चाहिए और कोर्ट्स को भी डिसीजन लेना चाहिए कि क्या ऐसी फ्रिवलेस पीआईएल्स को एंटरटेन करना जरूरी है। अगर कर रहे हैं तो ये फिर सरकार का वो बन जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ना बिगड़े। जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बिगड़ते हुए देख रहे हैं, दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ये प्रोवोकेशन से जो वायलेंस उठता है और जो आपसी समाज में मतभेद होता है, उससे राजनीतिक फायदा किसको होता है सभी जानते हैं। जी, हेमंत सोरेन 28 नवंबर को नए सीएम पद के तौर पर शपथ लेंगे, दोबारा से अपना पदभार संभालेंगे, क्या है? मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ। जिस तरीके से उनको जेल भेजा गया, जिस तरीके से एक षड्यंत्र के अनुरूप उनके ऊपर लांछन लगाया गया, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, वो सबको पार करते हुए जनता ने उनको समर्थन दिया है, जनता ने उन पर विश्वास जताया है। और खास करके जो अपने आप को जो घुसपैठिया वाला पूरा नैरेटिव बना रहे थे, जो बांग्लादेशी माइग्रेंट्स के बारे में नैरेटिव बना रहे थे, उनको एक करारा तमाचा दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ झारखंड की जनता की जो जो उनसे उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, उसको वो पूरी तरीके से निभा पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके की सीख सीखेगी कि ऐसे नैरेटिव्स जो ध्रुवीकरण फैलाए एक समाज में, उस पर किसी तरीके का नियंत्रण लाने की बात करेगी।